इंडियन कार कंपनीज की एसयूवी एंड कॉम्पैक्ट कार्स को अब इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में इन्हें पसंद किया जा रहा है और आज इंडिया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में 4th पोजीशन पर है। एक आर्टिकल के अनुसार बहुत ही जल्द इंडिया 2nd पोजीशन पर भी आने वाला है। क्यों? तो इसका मेन जो रीजन है वो है इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही कॉम्पैक्ट कार्स। आज अमेरिका, अफ्रीका, सभी यूरोपियन जैसी कंट्रीज बड़ी और लग्जरियस कार्स को कम करके इंडियन कॉम्पैक्ट कार्स को अपनी कंट्री में ऐड करने पर ज्यादा फोकस कर रही है। यहाँ तक कि निसान और वोल्क्सवैगन जैसी बड़ी जापानीज और जर्मन कार कंपनीज भी जल्द ही इंडियन कार्स को अगले 1-2 सालों में अपने कंट्री जापान और जर्मनी में लॉन्च करने वाली है। अब शायद वो दिन भी दूर नहीं जब बड़े बड़े देशों की सड़कों पर BMW, मर्सिडीज जैसी लग्जरियस गाड़ियां नहीं बल्कि टाटा, महिंद्रा और मारुति सुजुकी जैसी गाड़ियां दौड़ने लगेगी। तो क्या इसका मतलब ये है कि इंडियन कार कंपनीज फॉरेन कार कंपनीज को डोमिनेट कर रही है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के इतिहास के बारे में। तो 1947 स्वतंत्रता के पहले इंडिया को कार की सर्विसिंग और मेंटेनेंस के अलावा कार मैन्युफैक्चरिंग के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। इंडिया का कार मैन्युफैक्चरिंग रेट 0 हुआ करता था। पर आज की तारीख में देखो इंडिया के दिन कैसे बदले हैं। सिर्फ 75 ईयर्स में हम दिन में 50,000 जितनी गाड़ियां बनाकर 125 कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और इन सब का क्रेडिट जाता है हिंदुस्तान मोटर्स को, जिसके कारण आज इंडिया इस मुकाम पर पहुंच पाया है। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि आज़ादी के बाद देश के लोगों की इकोनॉमी अनस्टेबल थी और फॉरेन कार्स को अफोर्ड कर पाना किसी के बस में नहीं था। और इसी कारण लोगों को किसी भी पब्लिक इमरजेंसी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करना पड़ता था। उसमें भी 8 सीटर की एक गाड़ी में 15 से 20 लोग बैठकर ट्रेवल करते थे। मतलब सिचुएशन कुछ इस कदर खराब थी कि सबसे पहले तो 2 से 3 घंटे इंतजार करो और उसके बाद भी गाड़ी में चलने को मिलेगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं। और इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स को देखते हुए हिंदुस्तान मोटर्स ने पहली इंडियन कार को मैन्युफैक्चर किया, जिसका नाम था हिंदुस्तान एम्बेसडर। आपने इस गाड़ी को बहुत बार देखा होगा, स्पेशली 8 से 10 साल पहले। इस गाड़ी को बनाने के लिए उन्होंने 2 मेजर चीज़ों पर फोकस किया, एक कंफर्ट, दूसरा कॉस्ट। इसका कॉस्ट इतना कम था कि कोई एवरेज इंसान भी इसे आराम से खरीद सकता था। और यहीं से शुरू हुआ इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का ये सफर। हिंदुस्तान मोटर्स की सक्सेस को देखकर कई कंपनियों जैसे महिंद्रा, टाटा, मारुति सुजुकी जैसी कंपनियां कार मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने लगी। और सभी कंपनियां कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक ही मॉडल को फॉलो करने लगी। और आज भी इसी मॉडल के बेसिक्स पर इंडियन और फॉरेन कार को मैन्युफैक्चर किया जाता है। इन कंपनीज का मॉडल एकदम सिंपल था, बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर पर आधारित है। फर्स्ट फैक्टर है R&D डिपार्टमेंट, सेकंड इंजीनियर्स एंड थर्ड है डिजाइनर्स। सबसे पहले कंपनी में मौजूद R&D डिपार्टमेंट सभी कार्स के रिव्यूज लेकर डिमांड, फीचर्स और डिजाइन पर रिसर्च करते थे। इस रिसर्च के बाद इंजीनियर्स ये देखते थे कि वो सभी सिस्टम कार में अपग्रेड या नए इंस्टॉल हो रहे हैं ना। और एक बार ये सिस्टम अपडेट होकर फाइनली काम कर जाते थे, फिर डिजाइनर्स लुक और बेसिक डायनेमिक्स को ध्यान में रखते हुए सिस्टम इंस्टॉलमेंट के अकॉर्डिंग कार का डिजाइन बनाते थे। और फिर लास्ट में अलग अलग देशों से कार मैन्युफैक्चरिंग में लगने वाले पार्ट्स को इंपोर्ट किया जाता था और फिर उनको जोड़ना, वेल्डिंग, पेंटिंग प्रोसेस के बाद कार बनके तैयार। अब ये तो थी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के इतिहास की बात जब वो शुरुआत कर रहे थे। लेकिन अभी प्रेजेंट में देखें तो कोई भी इंडियन कार कंपनीज किसी भी पार्ट्स को फॉरेन कंट्रीज से इंपोर्ट करने की बजाय इंडिया में ही मैन्युफैक्चर कर रही है, जिसकी वजह से टाइम भी बच रहा है और पैसे भी। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, इंडिया कॉम्पैक्ट कार्स बनाने में माहिर है। कॉम्पैक्ट कार्स मतलब लेस फ्यूल। और हम फॉरेन कार्स पर फोकस करें तो वे जितनी ज़्यादा बड़ी और लग्जरियस है उतनी ही ज़्यादा फ्यूल भी कंज्यूम करती है। और इसीलिए आज के टाइम में डीजल पेट्रोल के बढ़ते दाम को देखते हुए सभी यूरोपियन कंट्रीज, यहाँ तक कि अमेरिका, अफ्रीका और जापान भी इन कॉम्पैक्ट कार्स को अपनी कंट्री में लॉन्च कर रहे हैं। इस चीज़ में इन्हें 2 मेजर फायदे नज़र आ रहे हैं, एक तो फ्यूल बचेगा, दूसरा पोल्यूशन भी कम होगा। और इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल 2020 को BS6 इंजन को इंडिया में कंपलसरी किया था। और ये करना भी ज़रूरी था क्योंकि इंडिया एयर पोल्यूशन में 5th नंबर पर आने लग गया। अब यही 2 रीजन नहीं है कि जिसकी वजह से ये फॉरेन कंट्रीज इंडियन कार्स को खरीद रहे हैं। इसके पीछे और भी रीजंस है, तो देखते हैं। अगर आज कोई भी आदमी एक गाड़ी खरीदता है तो वो इन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देता है। पहला कॉस्ट, फ्यूल एफिशिएंसी, लग्जरी और सेफ्टी। अब अगर हम एक बार के लिए पहले फैक्टर को हटा दे तो बाकी सारी चीज़ें फॉरेन कार्स में आपको भर भर के मिल जाएगी। और इसीलिए 3 से 4% भारतीय फॉरेन कार्स को लेने पर ज़्यादा फोकस करते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर कॉस्ट को भी इंक्लूड कर लूँ तो ये चारों फैक्टर आज आपको इंडियन कार्स प्रोवाइड कर रही है। और हाँ, वो भी एकदम रीजनेबल दामों में, क्योंकि इंडियन कार्स बनी ही अधिक आबादी वाले देश में सभी को ट्रेवलिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए।
और वो भी टेक्नोलॉजी में बिना किसी कॉम्प्रोमाइज़ के। और इसी वजह से सिर्फ इंडियंस ही नहीं बल्कि 125 कंट्रीज इंडियन कार्स लेना पसंद कर रही है। यहाँ तक कि मैं सिर्फ मारुति सुजुकी की बात करूँ तो इस इकलौती कंपनी ने लास्ट ईयर फॉरेन कंट्रीज को 2 मिलियन कार्स बेची है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कॉस्ट कम कर रहे हैं तो शायद मैन्युफैक्चरिंग में लगने वाले मटेरियल में ऊंच नीच की होगी, तो यहाँ पर आप गलत हो, क्योंकि फॉरेन कार्स दिखने में लग्जरियस और अच्छी दिखती है, लेकिन कभी कभी उसमें भी यूज होने वाले मटेरियल काफ़ी चीप वीक एल्यूमिनियम के शीट से बनाए जाते हैं, और इसीलिए गलती से भी ये कार किसी कार से टकरा जाती है तो पूरी चकनाचूर हो जाती है। और वहीं दूसरी ओर इंडियन कार कंपनीज वीक मेटल सीट्स की जगह पर स्टील को यूज करती है, क्योंकि आपने इंडिया की सड़कें तो देखी होगी और इंडिया में हर 4 मिनट में एक एक्सीडेंटल मौत होती है। और क्योंकि स्टील बाकी मेटल के कंपैरिजन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए एक्सीडेंट के बाद कार के ज़्यादा डैमेज होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। ऐसे और 5 सिस्टम है जिन पर मैन्युफैक्चरिंग के वक्त ध्यान दिया जाता है। उसमें से पहला है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम यानी कि ABS, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि EBD, तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, चौथा है स्पीड वार्निंग। ये सबसे इम्पोर्टेंट सिस्टम है क्योंकि ज़्यादातर एक्सीडेंट और स्पीडिंग की वजह से ही होते हैं। फिर लास्ट है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम TPMS। और यही सब फीचर्स पाने के लिए आज हमें फॉरेन कार्स के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं, जबकि इंडियन कार्स भी ये सभी फीचर्स बड़े ही कम दामों में हमें प्रोवाइड कर रही है। एग्जाम्पल के लिए आप महिंद्रा XUV700 और मर्सिडीज को ही ले लो। इन दोनों में आप कंपेयर करोगे तो दोनों के फीचर्स लगभग ऑलमोस्ट सेम मिलेंगे, पर इनके प्राइस के डिफरेंस की बात करें तो XUV700 का प्राइस है 27 लाख रुपए और मर्सिडीज बेंज का प्राइस है 2.71 करोड़ रुपए। तो मतलब आप देख सकते हो कि केवल फीचर्स के लिए हमें कितने ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत पड़ रही है। अब अगर हम एयरबैग की बात करें तो गवर्नमेंट ने 2 से 3 एयरबैग हर कार में कंपलसरी कर दिए है, लेकिन वहीं पर मर्सिडीज में हमें 3 से ज़्यादा एयरबैग खरीदना है तो 19,000 रुपये पर एयरबैग एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। पर वहीं पर XUV700 में आपको 7 एयरबैग फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। अब ये तो सीधी सी बात है कि अगर एक कार हमें कम कीमत में इतने सारे फीचर्स प्रोवाइड कर रही है तो धीरे धीरे करके लोग भी तो ये रियलाइज करने लगेंगे क्यों कोई टेस्ला, मर्सिडीज, ऑडी, BMW जैसी कार्स को खरीदेगा। और इसीलिए 2021 में इंडिया ने जर्मनी के मुकाबले 26% ज़्यादा कार्स बेचकर जर्मनी जैसी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को पीछे छोड़ दिया और खुद 4th पोजीशन पर आ गया है। और बस यही रीजंस है कि आज इंडियन कार कंपनीज भी पूरे वर्ल्ड की कार कंपनीज को डोमिनेट कर रही है। अगर दोस्तों आपको आज के इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।